और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। आप में से जो भी कुंभ में स्नान करने जा रहा है, जहाँ भी आपको स्थान मिले आप स्नान कर लीजिए। याद रखना गंगा मैया का हर एक कोना पवित्र है। किसी भी प्रकार की अफवाहों और अव्यवस्था में ना फँसें। और महाकुंभ में केवल नकारात्मक ही नहीं होना है, बहुत बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो जब भी नकारात्मक अफ़वाह फैलने को मिले, तो अपने दिमाग में ये रखना कुंभ में स्नान करते समय कि ऐसी अच्छी व्यवस्थाएँ भी की गई हैं हमारे महाकुंभ में। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। महाकुंभ मेले में संगम घाट पर भगदड़ होने से लोगों की मृत्यु हो गई और यह मृत्यु मौनी अमावस्या के समय हुई है। मौनी अमावस्या का अगर आप इतिहास देखो तो ऐसा लगता है कि यह मौनी अमावस्या नहीं है, खूनी अमावस्या है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। वर्ष 1954 में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के समय प्रयागराज के कुंभ में इसी प्रकार की भगदड़ हुई थी और लगभग 800 लोगों की मौत हुई थी। फिर 2013 में 10 फरवरी के आसपास मौनी अमावस्या के समय फिर से भगदड़ हुई और लगभग 36 लोगों की जान गई। कल रात को फिर से प्रयागराज कुंभ में जो महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें मौनी अमावस्या के दिन फिर से भगदड़ हुई और ना जाने कितने लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। अभी खबरों की पुष्टि नहीं की गई है। जो सरकारी आंकड़े होते हैं, उन सरकारी आंकड़ों में जो कीड़े-मकोड़ों की तरह तुमको ये भीड़ दिख रही है, इनको नापा नहीं जाता, क्योंकि सरकार चाहती है कि उसकी छवि हमेशा से अच्छी बनी रहे। आंकड़े कुछ भी हों, मुद्दा ये है कि ये अव्यवस्थाएँ बार-बार रिपीट क्यों हो रही हैं। अब आक्रोश में ये कहा जा सकता है कि इसमें केवल सरकार और प्रशासन की गलती है, कि वो व्यवस्थाएँ नहीं कर पा रही है। पर सोच कर देखो, कुंभ जो महाकुंभ का मेला है वो छोटा-मोटा मेला नहीं है। दुनिया के सभी धर्मों में जितने भी पर्व होते हैं उसमें सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ मेला। इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना किसी एक सरकार या प्रशासन के बस की बात नहीं है। तो पूरी तरह से शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है कि यह एक तरफ़ा बात होगी। इसमें सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। सभी लोग कौन-कौन हैं? सबसे पहले आप और हम, यानी भीड़। भीड़ इन घटनाओं से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। खासकर उत्तर प्रदेश में भीड़ से संबंधित कई सारी घटनाएँ होती रहती हैं, जैसे कि भगदड़। बहुत आम बात है उत्तर प्रदेश में भगदड़ होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी भीड़ है, तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, वहाँ भीड़ से संबंधित आपदा और दुर्घटनाएँ होंगी। अभी हाल ही के कई सारे मैं आपको उदाहरण दिखा दूँ। इस हरामखोर को देखो, ये अपने आप को भगवान कहता है। लोगों को, जो मासूम लोग हैं, जो इस प्रकार के चमत्कारों पे यकीन करते हैं कि उनका जीवन ऐसे फर्जी बाबाओं के प्रवचन सुनने से सुधर जाएगा, अंधभक्ति की तरह कम जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये अपने आप को भगवान बोलता है। कहाँ गई थी इसकी उस समय शक्तियाँ जब भगदड़ हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना थी। अभी कल की ही खबर है कि भगवान के लड्डू खिला रहे थे लोग धार्मिक जुलूस में, बागपत उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हादसा हो गया, 7 लोग मर गए। तो जो भीड़ है, वो भीड़ कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ जब किसी भी अफ़वाह पे रिस्पॉन्स ना देके रिएक्शन देती है, और हम भारतीयों की एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात समझने की कोशिश करना कि अगर आप रोड पर भी जा रहे हो और हम मैक्सिमम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं चलते समय, और तुमसे कोई ऐसे ही बोल दे, "ओह!" तो हम चौंक जाएँगे। हम ये नहीं सोचते कि आखिरकार इसने मुझसे इस प्रकार का रिएक्शन क्यों किया? हमारे यहाँ अगर साइकिल, मोटरसाइकिल आपस में टकराने वाली हो तो हम ये नहीं बोलते कि टकराने वाले हैं, हम बोलते हैं ओ, सेंटेंस नहीं निकलता है। एक घबराहट का मैसेज सभी लोगों के बीच में जाता है। बात कुछ और होगी लेकिन ओ होने से एक ऐसा मैसेज डिलीवर होता है कुछ गलत हो रहा है। तो भीड़ में जो लोग कम समझदार होते हैं, वो उस ओ के चक्कर में भागना शुरू करते हैं और भगदड़ हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है भगदड़ होने का वो खुद भीड़ है।
इस चीज को हमें समझना होगा। केवल शासन प्रशासन पर आरोप लगाने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसका समाधान हम लोगों को ही निकालना होगा। इस चीज को समझना होगा कि हम जहां इकट्ठा हो रहे हैं वहां इकट्ठा होने का हमारा पर्पस क्या था। क्या हमें मालूम नहीं था भीड़ में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होंगी? भीड़ ने भीड़ को ही तो मार डाला और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं हम। दूसरे जो मैं आरोप लगाऊंगा, जो एक कुंभ में घटना हुई है, वो है दलाल मीडिया। इस दलाल मीडिया को आप ध्यान से देखो। इनका काम होता है जो कमियां हैं उनको उजागर करना, पर ये अभी गुणगान गाने में लगे हुए हैं। कुंभ की जो कमियां थी उन पर ज्यादा फोकस करना था, ना कि कुंभ की चमक धमक। अगर कुंभ की चमक दमक होगी वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है, पर जो कमियों का भुगतान है वो भारतवासियों ने किया। और कमियां हैं इसीलिए अव्यवस्थाएं फैल रही थी और कुछ इंडिकेशन आ चुके थे। जैसे महाकुंभ में आग लगी, तो इन दलालों को जो ऑफिस में क्रीम पाउडर लगाकर बैठते हैं उनको धरातल पर जाकर ये देखना था कि आखिरकार आग लगी है तो इसके पीछे के कारण क्या है, यानी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। केवल शासन प्रशासन ये हमें आश्वासन दे रहा है कि व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं, पर मीडिया ने अपना काम नहीं किया। मीडिया कहाँ काम कर रहा था? फलाने आईआईटीएन बाबा मिल गए, फलानी बाबी मिल गई, फलाने बुलेट बाबा, ढिकाने बुलेट बाबा। मीडिया ने अपना एक मनोरंजन तलाश लिया और लोगों को भटकाने में कामयाब रहे। जबकि मीडिया को इन बाबा बैरागियों के चक्कर में न फंसते हुए सीधे सीधे कुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर पूरी तरह से फोकस करते, सरकार सजग रहती, चौकन्नी रहती। सरकार सजग और चौकन्नी नहीं रही। उसे मालूम है कि अगर कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाएंगी तो ये दलाल उसको कवर करने के लिए पर्याप्त है। ये ऐसे पालतू कुत्ते हैं जिनको ईएमआई की हड्डियां मिलती रहती होंगी। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं। ये देशद्रोही हैं। जो देश की खबर को सामने ना पाए वो व्यक्ति कैसे देश प्रेमी हो सकता है? इनको देशद्रोही की कैटेगरी में रखना चाहिए। इस कुंभ में और कौन जिम्मेदार है? परिवहन व्यवस्था। देखिए, भीड़ इकट्ठा होने की वजह से ये अव्यवस्थाएं हुई होंगी। भीड़ क्या होती है? जब कम जगह पे ज्यादा जनसंख्या आ जाए तो उसे भीड़ कहते हैं। अब कुंभ में लोग नहाने जा रहे, नहाकर लौट कर आ रहे, परिवहन की व्यवस्था है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा। जहां जगह मिली वहां खड़े हो गए तो भीड़ बन गई। 2013 में रेलवे स्टेशन पर ही इसी प्रकार का हादसा हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी आधारभूत संरचना उतनी मजबूत नहीं है कि हम इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज कर पाएं। तो हम ये सोच लेते हैं कि अगर 15, 20, 50, 200 लोग मर जाएंगे 1 अरब 40 करोड़ वाले देश की जनसंख्या में, तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी कुपोषण के ये लोग इतने शिकार हैं कि इनको याद ही नहीं रहता कि कौन मरा कौन नहीं। रोज तो भगदड़ में मरते हैं, रोज तो रेल एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोज रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोज पुल गिरने से मर रहे हैं। किसको याद रहता है? जब कोई अपना मरता है तो बस वो उस विचार को लेकर चलता है, वो भी मूव ऑन कर जाता है। तो परिवहन व्यवस्थाएं दुरुस्त ना होने की वजह से निश्चित तौर पर इस प्रकार की भगदड़ हुई। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वीवीआईपी कल्चर। ये जो वीवीआईपी कल्चर है ना, यह इस देश में बहुत भयंकर तरीके से ट्रेंड कर रहा है। मंदिरों की लाइन में वीवीआईपी लोग। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किसी भगवान के दर्शन करने हैं तो लाइन लगा के लगो। भगवान को छूना है, स्पर्श करना है, तो वीवीआईपी कल्चर। 250 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, 1 लाख रुपए तो भगवान को गले लगा लो। तो मंदिरों से लेकर धार्मिक जुलूसों तक सब जगह वीवीआईपी कल्चर है। मतलब कुंभ में भी वीवीआईपी कल्चर। अरे भाई, जिसको अपने पाप धोने हैं वो आम नागरिक बनकर आए, और इतना ही वो वीवीआईपी है तो उसे पाप धोने की क्या जरूरत है? और भारत के जो राजनेता हैं जो नहाने आ रहे हैं वीवीआईपी कल्चर के दौरान, उनसे इतना कहूंगा कि तुम राजनेता हो, आराम करो, तुम्हारे पाप नहीं धुल सकते, गंगा मैया और मैली हो जाएंगी। पर कुछ बिजनेसमैनों को, कुछ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को, तथाकथित राजनेताओं को अच्छी सुविधा देने के लिए वीवीआईपी कल्चर वहां बनाया गया है। उसका परिणाम क्या हुआ? जब वीवीआईपी लोग आते हैं तो ये पीपा के पुल देख रहे हो ना, इनको ब्लॉक कर दिया गया। 8-10 घंटे लोगों को खड़ा रखा गया। भाई, पब्लिक मूवमेंट नहीं हुई, इकट्ठा हो गए, खड़े रहे, थक गए, इरिटेट हो गए, किसी ने कुछ कर दिया बदतमीजी, और वो आपदा के रूप में सामने आ गई। आप इस वीडियो को देखिए कि आखिरकार इन गाड़ियों की, इन सायरन की, इन हूटरों की क्या आवश्यकता थी। अमित शाह जी नहाने आए, कोई दिक्कत नहीं नहाओ। योगी जी नहाने आए, कोई दिक्कत नहीं नहाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अंबानी अंबानी नहाने आए, कोई दिक्कत नहीं नहाओ।
आम नागरिकों की तरह नहाओ ना। तुम्हारे वीवीआईपी कल्चर के चक्कर में लोग मर गए, पर किसी का इतना फेफड़ा नहीं है, गुर्दा नहीं कि कह पाएँ। और कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? फिर अंत में ज़िम्मेदारी सरकारी तंत्र के फेल्योर की दूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था आरओ, एआरओ पेपर को लेकर, वो क्लिप आप सुनिए, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि जो सुनिए मैंने क्या कहा था। वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करने वाला देश आरओ एआरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं करा पा रहा है। छात्रों को धरने पर बैठकर ये पूछना पड़ रहा है कि आखिरकार 2 शिफ्टों में एग्जाम क्यों ले रहे हो। इसके एवज में सरकार ये कहती है कि 10 लाख लोगों को एक साथ एग्जाम कराने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिसमें केवल 41 जिलों में ही सेंटर बनाने की व्यवस्था है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के बाकी जिले राम भरोसे हैं, वहां की प्रशासन व्यवस्था एकदम चौपट है। इस लिहाज से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो राज्य 10 लाख बच्चों को एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा सकता, उस राज्य में अगर कुंभ का मेला लगता है जहां 3 करोड़ लोग आने की संभावना है, वहां प्रशासन व्यवस्था कैसी होगी? सीधी सी बात है, राम भरोसे होगी। भगवान से डायरेक्ट अगर दर्शन करना है तो निश्चित रूप से कुंभ का मेला जाइए, प्रशासन से कोई उम्मीद मत करिएगा, निश्चित ही भगवान आपको डायरेक्ट मिलेंगे। जय श्री राम। तो इस आधार पर मैंने कहा था कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीतिकरण कर दिया जाता है। जैसे आप इन कटआउट्स को देखिए, यहाँ पे छोटे जे योगी जी खड़े हैं और बड़े से मोदी जी खड़े हुए हैं। 7,000 करोड़ का बजट है। इस बजट का पूरी तरह से धर्म के लिए उपयोग होना था, पर उसका आधा हिस्सा तो प्रचार प्रसार में कर दिया गया। हाँ, अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश राज्य के विपक्ष के नेता, केंद्र में विपक्ष के नेता भी साथ में खड़े होते तो मैं उनके ऊपर भी आरोप लगाता कि भाई इस कुंभ में अव्यवस्था के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। भाई जब कुंभ में जो लोग नहाने गए वहां केवल इन 2 महान आत्माओं की फोटो दिख रही है, इसका मतलब कुंभ का आयोजन इन्हीं 2 नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। यानी कुंभ में जो भी अच्छा होगा वो इन नेताओं की देन है, तो जो बुरा होगा वो भी इन्हीं 2 नेताओं की देन ही होगा। हम इस चीज से मुकर क्यों रहे हैं? तो इतने बड़े-बड़े फोटो हैं, अगर कुंभ में भगदड़ हुई है तो फिर किसको जिम्मेदार मानना चाहिए, छोटे को और बड़े को? पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि आप जिम्मेदार नहीं तो फिर आपके फोटो यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? जो देखो वो अपने नेताओं की मूर्ति लगाते हुए घूम रहे हैं, जो देखो वो कटआउट लगाते हुए घूम रहे हैं। सब अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, मतलब ये दिखाना चाह रहे हो कि अगर हम नहीं होते तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती। तो फिर ये भी स्वीकार करो कि अगर हम हैं तभी तो ये इतनी गंदी व्यवस्थाएँ हो पाई हैं। तो अंतिम रूप से इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इनको अपना इस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व लेना भी चाहिए। केवल ये कहने से कि परेशान ना हो, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अच्छा, जो ये अव्यवस्थाएँ फैलती हैं, आप ध्यान से समझना, चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो, भगदड़ हो, किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु हो, उसमें कौन गीदड़ का रूप ले लेता है, किन-किन को फ़ायदा होगा? समझिएगा, जब इस प्रकार की भगदड़ें होती हैं ना, तो मौत होती है, मौत से डर उत्पन्न होता है और डर से फिर प्रोडक्ट बिकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी। महाकुंभ में सबसे ज़्यादा ऐड पता है किसका हुआ है? इंश्योरेंस वालों का। उन्हें मालूम है कि जब इस प्रकार का माहौल बन जाएगा, तो निश्चित रूप से लोगों को अपने परिवार की चिंता होगी। उन्हें लगता है हमारे मरने के बाद कुछ तो ये लोगों को हेल्प मिले, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर जाके प्रीमियम भरेंगे। तो ये बड़ी-बड़ी घटनाएँ कहाँ जोड़ी जा सकती हैं, क्यों हो रही हैं और क्यों नहीं रोकी जा रही हैं, इस पर ऐसे आप सोच सकते हो। जब ये घटनाएँ होती हैं, तो इसमें राजनीति भी होती है। विपक्ष आकर बोलेगा कि हम होते तो नहीं करने देते। जैसे उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तो नेताजी मुलायम जी ने कार सेवकों पर गोलियाँ चलवा दी थीं। अब वो आकर राजनीति करेंगे कि हम होते तो हम इसको अच्छे से कर पाते। जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो यहाँ पर दिख रही हैं, मैंने 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के फ़ोटो लगा दिए हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं जो सच्चा देशभक्त हो और इसमें से कोई ऐसा नहीं जो सच्चा सनातनी हिंदू हो। सब मतलब के लिए राजनीति कर रहे हैं, सब धर्म का उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई धर्म के पक्ष में है, तो भी मतलब के लिए है, अगर कोई धर्म के विरोध में है, तो भी मतलब के लिए है। बस समझने वालों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जब कोई अपना खो जाता है, तब ये बात समझ में आती हैं। किसी भी भगदड़ में किसी राजनेता, किसी बड़े बिज़नेसमैन, किसी उद्योगपति, किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु सुनी है तुमने? क्योंकि उनके लिए तो वीआईपी व्यवस्था है, कीड़े-मकोड़ों की तरह तो तुमको चलना है भीड़ पर। और अंत में इस प्रकार के जो माहौल बनते हैं धार्मिक जुलूसों में जो हत्याएँ एक प्रकार से बोल दूँ, शासन तंत्र की विफलता के कारण ही हत्याएँ हो रही हैं, इनको हादसा का रूप दिया जा रहा है। तो इस भगदड़ में जो लोग मरे हैं उसमें दूसरे धर्म के लोग भी आके अब इंटरफेयर करेंगे, कि तुम्हारा भगवान इतना ही मजबूत था तो क्यों नहीं बचा पाया? धर्म के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, धर्म परिवर्तन की एक बयार चलेगी, फिर उस धर्म परिवर्तन में एक राजनीति होगी और उस राजनीति में सभी मुद्दे खो जाएँगे।
ध्यान से देखो, जितनी भी ये घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं के पीछे एक उद्देश्य स्पष्ट है कि कैसे भी करके असली मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए। सर, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ ना हों, आप क्या समाधान करेंगे? खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश को ये समझना होगा कि वहाँ पर ये जो भगदड़ की या भीड़ से संबंधित जो आपदाएँ हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रशासन व्यवस्था उतनी है नहीं है। भर्तियों की कमी है, तो सरकार को भर्तियाँ निकालनी होंगी। अब सरकार भर्तियाँ निकालती है, फिर वो अटक जाती हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ पाती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उतना राजस्व नहीं है, क्योंकि लुटाने में लगे हुए हैं सभी राज्य के मुखिया। फ्री में लुटाने में लगे हुए हैं सब्सिडी के नाम पर। हम इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि हम समझ पाएँ कि ये केवल राजनीति के लिए लुटा रहे हैं, राज्य और देश की भलाई के लिए नहीं। तो इतने बड़े राज्य में जहाँ 20-25 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ स्टाफ की कितनी आवश्यकता होगी और एक स्टाफ 24-24 घंटे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। सरकार को बम्पर भर्तियाँ निकालनी होंगी, पर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तो एक तो ये समाधान हो सकता है। अब अगर भर्तियाँ नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश का आकार छोटा कर दो। आकार छोटा करने का मतलब है कि उसको कई सारी प्रशासनिक इकाइयों में बाँट दो, जिससे कि उस पर अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। पर इसमें कई सारे लोग सामने आ जाएँगे और बोलेंगे नहीं, यह भाषा के आधार पर या अन्य आधारों पर ठीक नहीं है, जो कि सही भी है। फिर इस प्रकार से सभी राज्यों में माँग उठने लगेगी। लेकिन प्रशासन और नियंत्रण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कई सारी प्रशासनिक इकाइयों में बाँटा जा सकता है सुलभता के लिए, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटनाएँ ना हों। अगर ये नहीं कर सकते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दो। वीआईपी कल्चर के चलते ही तो इस प्रकार के हादसा हुए हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे-ऐसे झूठे नेता आए हैं, जो मंच से खड़े होकर बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और वही नेता जाके भ्रष्टाचारियों के हाथ मिला लेगा। जो मंच से खड़े होकर बोलेगा कि हम बेरोज़गारी खत्म कर देंगे, उसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। जो मंच से खड़े होकर सरेआम दिन-दहाड़े झूठ बोल देंगे, हम महँगाई खत्म कर देंगे, सबसे ज़्यादा महँगाई उसी के शासनकाल में महसूस होगी। कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे और वो इंसान अकेले चलने का शौकीन है, उसके साथ कोई चलने की हिम्मत नहीं कर सकता, फ़ोटो खिंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो इंसान कहता है कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। ये तो वही बात हुई कि किसी बेवड़े से आप ये सुनो कि वो दारू का ठेका बंद कर देगा। भाई, जो व्यक्ति वीआईपी कल्चर का शौकीन हो, वो कैसे वीआईपी कल्चर को खत्म कर देगा, सोचने वाली बात है। और यदि ये तीनों नहीं हो सकते हैं, तो फिर जनता को एक निष्कर्ष पे पहुँचना होगा, जो सबसे आसान है, सभी समस्याओं का समाधान है, मरने की आदत डाल लो। अपने दिमाग में घर से निकलते समझो कि कुछ नहीं होने वाला है ना? आँखों में पट्टी बाँध लो, जहाँ जा रहे हो तैयार रहो कि शाम को लौटें या ना लौटें, मरने को हम तैयार हैं। इस कुंभ मेले में आप ये समझिए, इतने बड़े साधु संत ये सब चीज़ें आई हैं। हम अध्यात्म की तरफ ना जाते हुए पाखंड की ओर जा रहे हैं। कई सारे मैंने बाबाओं को देखा है, पर्चियाँ निकालते हैं। पर्चियाँ निकाल रहे हैं और खुद के भाई के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अपने भाई का जीवन नहीं सुधार पाया वो व्यक्ति दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट ले रहा है, पर्चियाँ निकाल-निकाल कर। दूसरों का भविष्य बता रहा है। वो ये नहीं बता पा रहा है कि भगदड़ होगी कुंभ में, वो ये नहीं बता पा रहा है कि टेंट में आग लग जाएगी, वहाँ उसकी शक्तियाँ फ़ेल हो जाती हैं। तो पाखंड क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। जात-पात की करो विदाई, खुद के आगे शास्त्री लगा रहे हो, उस जात-पात की विदाई करने की बात कर रहे हो। जात-पात की विदाई करना है, एसटी, एससी, ओबीसी घरों में खाना खाना है, तो किसी भी दलित महिला से शादी कर लीजिए आप। पर दिखावा करना है, दिखावा करने में तो आज के बाबा बैरागी आगे हैं। इस देश में पढ़ा-लिखा युवा ऑटो में चल रहा है, अनपढ़ बाबा बैरागी बीएमडब्ल्यू चल रहे हैं। देश का दुर्भाग्य ही तो है। खैर, ऐसा नहीं कि देश में केवल सब गलत ही हो रहा है। देश में कई सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं। उसमें सबसे अच्छी बात जो आपको दिल खुश कर देगी, वो है कि हमारे इसरो ने, भारत ने अंतरिक्ष मिशन में 100वाँ मिशन भेजा है। ये हमारे लिए प्राउड है। तो निश्चित तौर पर कहीं-कहीं कमियाँ हैं, पर हम बहुत सी चीज़ों में आगे कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और हम अच्छा सोचते रहे, गलत को गलत कहते रहे, सही को सही कहना आना चाहिए। भाई, कोई भी पार्टी गलत करे, बोल दो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो तो तारीफ़ कर दो। पर हम पार्टी से बनकर, राजनेताओं से बनकर क्यों रह रहे हैं? उसमें हमारा नुकसान है, ध्यान रखना इस बात के लिए। भीड़ में हम और आप मरेंगे, उनके बच्चे नहीं। काँवड़ यात्रा में हमारे और आपके बच्चे जाएँगे, उनके बच्चे नहीं। धर्म बचाने का काम हमारे और आपके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे बीवियाँ नहीं। उनके बच्चे और बीवियाँ रील्स बना रही हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये देश हम सबका है, ये देश किसी के बाप का नहीं। तो देश में कुछ गलत होगा तो हमारा भी अधिकार है बोलने का और कुछ अच्छा होगा तो हम प्राउड करेंगे, अच्छा हो रहा है,
हमारे लिए प्राउड है। फक्र से सर ऊंचा होता है कि हमने अंतरिक्ष में छलांग लगाई है। प्राउड इंडियन। आप सबको प्राउड होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।